वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ रहे हैं और भारत की खोज इस पूरक पाठ्य पुस्तक का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नंबर है 4। चैप्टर हमारा कितना है? 4। और इस चैप्टर का शीर्षक है युगों का दौर और इसका यह सेशन नंबर 4 है। बच्चों, इसके पहले भागों में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार अलग अलग साम्राज्य आकर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, कि भारत के अलग अलग प्रांतों पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था और कौन से साम्राज्य में कौन राजा हुए थे, इसका संक्षिप्त विवरण हमने इसके पहले पाठों के परिच्छेदों में पढ़ा। आगे लेखक पाठ में एक नए भाग की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते हैं वह, जिसका टाइटल लेखक ने दिया है दक्षिण भारत, कि किस प्रकार दक्षिण भारत अपने विकास के दौर से गुजर रहा था, इसका वर्णन लेखक ने इसमें किया है। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। तो देखो, इसके पहले भागों में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद, उसके बाद जब लगभग 1000 साल तक कौन कौन से साम्राज्यों ने अपना राज्य किया था। कौन कौन से साम्राज्य थे कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा था? शुंग साम्राज्य। वेरी गुड। उसके बाद किसके बारे में हम पढ़ा था? शुंग साम्राज्य के बाद शक साम्राज्य भी आए थे। और कौन से थे? याद कीजिए। गुप्त साम्राज्य। उसके पहले कौन सा था? कुषाण साम्राज्य। वेरी गुड। कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा कनिष्क ने। उसके बाद गुप्त साम्राज्य था और गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? पहले चंद्रगुप्त ने, और उनके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने बहुत अधिक समय तक अपना साम्राज्य टिका कर रखा था। और उसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त के पुत्र दूसरे चंद्रगुप्त, इन्होंने भी अपना अधिकार शासनकाल में बहुत अच्छे से किया था। तो इन 1000 सालों में बहुत बड़े बड़े राज्य, शासन, साम्राज्य भारत पर अलग अलग प्रांतों पर फूल रहे थे। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो देखो, दक्षिण भारत की क्या विशेषता है कि बारीक बारीक दस्तकारियां। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है कि जो अलग अलग कलाएं होती थी, शिल्प कलाएं थे, हाथों से बनाए हुए बहुत सारे ऐसे चीजों थे जिसका बाहर के देशों में बहुत अधिक मांग थी। तो दक्षिण भारत जो था विशेष करके यह बारीक दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था, तथा समुद्र द्वारा किया गया जो व्यापार था उसके लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध था, कि उस समय दक्षिण भारत का जो व्यापार करने का जो मार्ग था वह समुद्र के द्वारा किया जाता। तो इस प्रकार दक्षिण भारत दस्तकारी और समुद्र व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्र ताकतों में ही होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में जो भी चीजें होती थी वह व्यापार करने के लिए वह समुद्र के द्वारा या समुद्र के मार्ग का उपयोग करते थे। और इनके जो जहाज रहते थे वह बहुत लंबे लंबे देशों में जाकर अपना माल पहुंचाया करते थे। और वहां यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए हैं। तो इस प्रकार फिर वहां पर जाकर अलग अलग प्रांतों में जाकर अलग अलग देशों में जाकर दक्षिण भारत के जो लोग रहते थे वहां पर बस्तियां कर लेती थी। और इन रोमन में भाषा में जो सिक्के मिले थे, इसके सिक्कों पर इसका वर्णन किया हुआ है।
आगे लेकर कह रहे कि उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। अब देखो कि दक्षिण पर यह हमलों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो विदेशी आक्रमणकारी थे वह अधिकतर उत्तरी भारत पर ही आक्रमण कर रहे थे और इसीलिए विदेशियों का आक्रमण करने का जो ध्यान था वह दक्षिण भारत पर नहीं था और इसलिए इन हमलों से, इन आक्रमणों से दक्षिण भारत सुरक्षित था। और इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग फिर उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। कि देखो उत्तरी भारत के लोग दक्षिण में जाकर बसने का कारण क्या था कि उत्तरी भारत पर बार बार विदेशियों का आक्रमण होता रहता था और उन आक्रमणों से बचने के लिए उत्तरी भारत के बहुत सा समुदाय, लोगों का समुदाय दक्षिण भारत में जाकर बस गया और इन लोगों में अधिकतर राजगीर, शिल्पी, कारागिर ये लोग शामिल थे। कि देखो इन शासकों के आक्रमणों में अधिकतर नुकसान होता था, इसलिए जो कला प्रेमी लोग थे, राजगीर, शिल्पी, कारीगिर, ये जो लोग थे वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसने लगे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि दक्षिण भारत जो था वह किसका प्रमुख बन गया, किसका केंद्र बन गया कि पुरानी कलात्मक परंपरा का। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत से जो जितने भी कारागिर थे, कलाकार थे, कलाकार प्रेमी थे, वह सारे दक्षिण भारत में आकर बस गए थे और इसीलिए उनका जो कलात्मक परंपरा था वह दक्षिण भारत में ज्यादा विकसित होने लगा था। और उसके अपरोक्ष या उसके विरोध में उत्तर भारत में क्या होने लगा कि आक्रमणकारी, विदेशी जो आक्रमणकारी क्या करते थे, उत्तर भारत पर अधिकतर आक्रमण करते थे। इसलिए जो विदेशी आक्रमणकारी वहां पर आते थे तो वह अपने साथ अपने देशों का, अपने प्रांतों की जो सभ्यता, संस्कृतियां, विशेष तत्व लेकर आते थे। उन तत्वों से या नई धाराओं से अधिक प्रभावित उत्तर भारत हुआ था। तो इस प्रकार देखो दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया तो उसके विरोध में उत्तर उन नई धाराओं को अधिक प्रभावित कर रहा था जो आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो इस प्रकार दक्षिण भारत का विकास हो रहा था। अब लेखक ने टाइटल दिया हुआ पाठ का परिचय है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। कि देखो एक समय ऐसा था कि जहां पर अलग अलग आक्रमणकारी, अलग अलग साम्राज्य आकर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जो मूल देशी थे, भारत के जो मूल देशज कि ब्राह्मण धर्म था, हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था या अन्य भी छोटे मोटे धर्म थे, वह जो मूल रूप से देशज और देशज शासक, हम उसे कह सकते कि देशी शासक। तो ऐसे जो देशी शासक थे वह आक्रमणकारियों के इन युद्ध के द्वारा या जो आक्रमण होते थे उनका असर ऐसे छोटे छोटे गांव, प्रांत, शहरों पर नहीं होता था। तो उसका जो माहौल रहता था वो कैसा था, शांतिपूर्ण होता था। तो उनका विकास भी धीरे धीरे हो रहे थे। बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, ब्यौरा मतलब वर्णन या विवरण। कि देखो इसके पहले परिच्छेदों में लेखक ने जो बार बार हमले हो रहे थे और अलग अलग साम्राज्य स्थापित हो रहे थे उनका हमें संक्षिप्त विवरण लेखक ने इसके पहले परिच्छेदों में करवाया है। और उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर चालू थे। भले ही एक तरफ आक्रमणकारी विदेशी आक्रमण कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा था कि देश में जो देशी शासक थे वो शांततापूर्ण और व्यवस्थित रूप से अपना शासन कार्य कर रहे थे। मौर्य, कुषाण, गुप्त तथा दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी
राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्ष तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। तो देखो, जो 200-300 वर्ष तक जो जिन राजाओं ने कार्य किया है, राज्य किया है, वह अधिकतर राजवंश कैसे थे? देशी थे, अर्थात भारत देश के ही पूर्ववत शासक थे। कुषाणु जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप अपने शासन व्यवस्था को ढाल लिया था। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। मतलब देखो, अब आक्रमणकारी आकर आक्रमण कर रहे थे और एक तरफ युद्ध हो रहा है, एक तरफ राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं कि अन्य शासक का दूसरे शासक के बीच में राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी वजह से विरोध हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता की जीवनचर्या थी, उसमें यह राजनीतिक आंदोलनों का या अन्य आक्रमणों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। कि देखो, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हमने जो इतिहास में ये जो सर्वेक्षण किया है, जो निरीक्षण किया है, इससे हमें क्या बात पता चल रही है कि भारत का भले ही बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे, फिर भी उसका शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन लंबे दौर तक चालू था, और यूरोप की तुलना में यह बहुत अधिक था। मतलब यूरोप में यह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित राजनीतिक वातावरण नहीं था, बल्कि भारत में लंबे समय तक यह शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से ही चालू थी। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। तो देखो, यहाँ लेखक अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, वह अंग्रेजी शासन के बाद ही हुआ है। तो लेखक ये कहते हैं कि यह कल्पना क्या है? भ्रामक है कि अंग्रेजी शासन ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। हाँ, कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के पहले भी हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था थी, राजकीय क्षेत्र में जो शासन चालू था, वह शांततापूर्ण था, यह हम कह सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी शासक आए, उन्होंने अपना राज भारत पर कराना शुरू कर दिया। तो लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि भले ही अंग्रेजी शासन आने के बाद कि राजकीय क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन जब अंग्रेजी शासन हमारे भारत पर आए, उस समय भारत की अवस्था क्या थी कि वह अपनी अवनति की पराकाष्ठा पर थे। मतलब वह उनका विकास पतन हो रहा था, विकास के बहुत हालत लंबे समय तक बहुत रास नष्ट होने के अवस्था पर थी। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उनकी टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका, और इसी कारण राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक व्यवस्था भारत की टूट जाने के कारण, ह्रास होने के कारण, उसमें पतन की पराकाष्ठा होने के कारण, यह जो अन्य विदेशी जो सत्ता आई थी, जो शासक आए थे, वह भारत पर कायम रह चुके थे। तो बच्चों, इन परिषदों में जिन कठिन शब्दों का हमने पढ़ा, उसका सबसे पहले अर्थ पढ़ते हैं। ब्यौरा, विवरण, वर्णन, सर्वेक्षण, जांच करना, भ्रामक, भ्रम फैलाने वाला, अवनति, पतन, दस्तकारी, हस्तनिर्मित, हाथ से बनाई गई अर्थात कलापूर्ण कृतियां या वस्तुएं। इन परिषदों पर कुछ प्रश्नोत्तर का सराव कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, दक्षिणी भारत की प्रसिद्धि का कारण क्या था? देखो, उत्तर के ऑप्शन पढ़ती हूं मैं। क, अपनी जलवायु के कारण, ख, अपनी शासन सत्ता के कारण, ग, अपनी एकता के कारण, या घ,
दस्तकारी व समुद्री व्यापार के कारण। तो दक्षिणी भारत की विशेषता क्या थी, हमने पढ़ा था पहले पैराग्राफ में, पहले परिच्छेद में ही पहले 2 पंक्तियों में पढ़ा था हमने। क्या था कि दक्षिणी भारत की प्रसिद्धि के कारण उसकी विशेष रूप से दस्तकारी और समुद्री व्यापार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घ, दस्तकारी और समुद्री व्यापार के कारण। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं, विदेशी शासकों की क्या विशेषता रही? उन्होंने जल्दी ही भारत पर कब्जा कर दिया, या उन्होंने अपना धर्म भारत में फैलाया, तथा उन्होंने विदेशी नियमों को भारत में भी लागू किया, तथा घ है उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया और इससे वे अच्छे शासक बन गए। तो विदेशी शासकों की क्या विशेषता थी कि उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया था और इस प्रकार वह एक अच्छे शासक साबित हुए थे। आगे का प्रश्न है, जब अंग्रेजों ने भारत की बागडोर संभाली तो देश की क्या स्थिति थी? उत्तर है संपन्न, धार्मिकता से ग्रस्त, जातीयता से ग्रस्त या अवनति की ओर। तो हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने जब भारत की बागडोर संभाल रहे थे तो हमारा देश अवनति की ओर पराकाष्ठा पर था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, अवनति की ओर। आगे का प्रश्न है, दक्षिण भारत पर विदेशियों का प्रभाव कम क्यों रहा? उत्तर के ऑप्शन है क, क्योंकि दक्षिण के शासक सख्त थे, ख, क्योंकि दक्षिण में धन दौलत न था, या ग, क्योंकि दक्षिण तक पहुंचना मुश्किल था, घ, क्योंकि विदेशियों ने उत्तर पश्चिम को अधिक प्रभावित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, विदेशियों ने उत्तर पश्चिम को अधिक प्रभावित किया था। तो बच्चों, अब तक हमने दक्षिण भारत की विशेषता पढ़ी तथा उस समय भारत के शांतितापूर्ण वातावरण का वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।